नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से है, जहां आदिवासियों के धर्मांतरण पर हाईकोर्ट सख्त और केंद्र और राज्य सरकार को बड़ी फटकार लगाई गई है। धर्मांतरण को रोकने को लेकर याचिका में सुनवाई हुई और घुसपैठ के माध्यम से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, तो केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है झारखंड हाईकोर्ट ने। धर्मांतरण को रोकने को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान आदिवासियों के धर्मांतरण पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य के अंदर आके जनसांख्यिकी परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसीलिए कोर्ट में एक जो PIL दाखिल हुआ था, उसके आलोक में कोर्ट ने कल कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि जो धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है और राज्य सरकार से भी हम अपील करते रहे कि हालांकि राज्य सरकार का डिनाइल मोड जो है उच्च न्यायालय में भी देखने को मिला और राज्य सरकार तो सीरियस इनकार करती है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा अभियान चल रहा है उसके खिलाफ और हमारे बड़े नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भी दिखेगा। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो राज्य के अंदर रह रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी पहचान भी की जाएगी, उनको यहाँ से बाहर भी किया जाएगा। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। आदिवासियों के धर्मांतरण पर रोक लगे, केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी फटकार। और आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आदेश के बाद भी जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली, अजय पांडे हमारे साथ है दिल्ली से, माफ करिएगा, रांची से जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान? मामला धीरे धीरे सुन सकता है। वैसे ही राजनीतिक शासन के बीच में आप समझ सकते कि भारतीय हाईकोर्ट ने लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हिदायत दे रही है। आपने इसके पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि आप बांग्लादेशी जो भी आपके राज्य में जितने भी है उनकी चिन्हित करके सरकार रिपोर्ट करे। और ये आज बांग्लादेशी के मामले में जनहित याचिका वाले मामले में आज 5वीं सुनवाई थी कल, और जिसमें हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सरकार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चुप क्यों है। और ऐसे में निश्चित रूप से राज्य के लिए चिंताजनक है। तो ऐसे में जो मामले सियासत के गलियारों में घुसी रहे हैं और वैसे में हाईकोर्ट को दखल अंदाज करना पड़ा, तो निश्चित रूप से दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों भी इसके लिए जवाबदेह है और चिंताजनक भी है राज्य के बीच। वैसे में धर्मांतरण को लेकर के लगातार सरकार जो है उससे भागती रही है, घुसपैठियों को लेकर के लगातार सरकार भागती है। वैसे में हाईकोर्ट की लगातार दखल और उनकी चक्र टिप्पणियों को लेकर के निश्चित रूप से संवेदनशील होने की जरूरत है। ठीक है जी अजय, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, इसको लेकर कई बार जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव भी देखे गए हैं। क्या इसको लेकर हाईकोर्ट ने जो पहले से कहा था कि भाई इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर जो है कदम उठाना होगा, और इसको लेकर के भी फटकार लगाई है और एक राज्य और केंद्र सरकार के फेस पर एक तमाचा हाईकोर्ट की तरफ से? निश्चित रूप से दोनों सरकारों के लिए समाचार क्योंकि लगातार सुनवाई में लगातार सरकार की हिदायत जारी रिपोर्ट को लेकर के तमाम चीजों को लेकर के सरकार हाईकोर्ट ने सरकार को हिदायत दी है। आपने पिछले में देखा होगा कि सरकार ने जिस प्रकार से सख्त निर्देश दिया था और टाइम बाउंडिंग दिया था कि इतने दिनों के अंदर राज्य सरकार वो अपनी दस्तावेज प्रस्तुत करे, लेकिन इसमें सिर्फ राज्य सरकार द्वारा जो है जो भी जो के सीमावर्ती क्षेत्र है बांग्लादेश से, वो राजमहल की बात करें, साहेबगंज जिले की बात करें या पाकुड़ जिले की बात करें या फिर गोंडा जिले की बात करें, इन तमाम जिलों में निश्चित रूप से बांग्लादेश के घुसपैठी से निकाल नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार इस बात को जानते हैं, लेकिन इस सरकार जवाब जो है वो हमेशा भाग चल रही है। वैसे में लगातार जो पक्ष सरकार की तरफ से जो पक्ष आ जाता है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो तमाम दलीलें के बाद कहा जाता है कि जो सीमा की चौकसी है वो केंद्र सरकार के जिम्मे में है। वैसे में केंद्र सरकार इसकी संज्ञान लेने की जरूरत है, न कि राज्य सरकार। राज्य के अंदर सुरक्षा की बात
करती है। लेकिन इन दोनों दावों पेच के बीच में लगभग हमेशा मामला फंसता है। अब देखना पड़ेगा कि जब जुर्माने की बात आएगी, अब दोनों सरकारों पर जब जुर्माना लगेगा, अब देखना होगा कि अब सरकार इन शिक्षा को सीखने के बाद राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार किस तरीके से ये मामले से लेती है। अजय, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि झारखंड में कुछ ऐसे जिले हैं जहां डेमोग्राफिक बदलाव आया है, आदिवासियों की संख्या में कमी हुई है और वहां बांग्लादेशी जो घुसपैठ हो रहा है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। राज्य के लिए ये कितना बड़ा कंसर्न हो जाता है और केंद्र के लिए भी, खास करके तब जब हाईकोर्ट इसमें बार बार टिप्पणी कर रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो हो रहा है, लेकिन हाईकोर्ट जो कह रहा है उसे सीरियस नहीं लिया जा रहा है। निश्चित जैसे आप देखिए तो साहेब जो जिले हैं और कानपुर जिले हैं, इन तमाम दो जिले तो बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले हैं और निश्चित रूप से वहाँ डेमोग्राफी की बदलाव निश्चित रूप से जो आदिवासी की जो भारत की जो परसेंटेज की जो बात की जाएगी कि आज से जो 44% से निश्चित रूप से वो अभी वो 19% में सीमित करके बैठे हैं। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश क्षेत्र में बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। ये राज्य सरकार भी जान रही है और केंद्र सरकार भी जान रही है। हालांकि देखिए दोनों सरकार इसके पिछले की सरकार देखो बीजेपी की सरकार थी, उस बीजेपी की सरकार में भी बांग्लादेशी की घुसपैठी हुई है, इसे भी इनकार नहीं किया जाता। राज्य सरकार वर्तमान में है उसमें भी घुसपैठी की जा रही है, यानी दोनों सरकार की गलती के कारण झारखंड को भुगतना पड़ा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट को अगर इस मामले में दखल अंदाज करना निश्चित रूप से झारखंड के लिए चिंताजनक वाली बात है। जी ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में अगली खबर दिल्ली से, जहां आरएलडी ने 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट आरएलडी ने जारी की है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में आरएलडी प्रत्याशी भी उतारेगी। चुनाव आयोग को आरएलडी ने स्टार प्रचारकों की सूची भेजी है। तो आरएलडी ने 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची आरएलडी ने चुनाव आयोग को भेजी है और जम्मू कश्मीर में के चुनाव में आरएलडी जो है वो प्रत्याशी उतारेगी। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। तो आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगी और जम्मू कश्मीर चुनाव में तो चुनाव आयोग को सूची भेज दी गई है और आरएलडी ने 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तो चुनाव आयोग को आरएलडी ने सूची भेजी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आरएलडी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार भी करेंगे। 23 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है जो स्टार प्रचारक हैं, जो विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतरेंगे और जोरदार प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आरएलडी ने जारी की है। साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी वो लिस्ट भेज दी है आरएलडी प्रमुख ने। तो चुनाव आयोग को प्रचारकों की लिस्ट, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेज दी गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव और हरियाणा में एक साथ होंगे, अब जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की वो पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी, खबरें तो आ ही रही थी कि समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही है। अब आरएलडी भी इस पर मैदान में कूद चुकी है। क्या खबर आसिफ? देखिए शिवम, जिस तरह से यूपी के जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे रालोद हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा, यह सभी अब अपना दायरा बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं जो है एक्टिव होती नजर आ रही हैं। और जिस तरह से रालोद ने 23 स्टार प्रचारकों की सूची जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए जारी किया है, तो यह काफी अहम भी मानी जा रही है। और यह रालोद दिखाना चाहती है कि अब आने वाले चुनाव में रालोद का दबदबा रहेगा और कहीं न कहीं एक एयर तैयार करने की जो मंशा है रालोद की, जयंत चौधरी की। और खास बात यह है कि अगर यूपी के चुनाव की बात करें तो यूपी में बीजेपी कहीं न कहीं सिर्फ एक ही सीट देने के मूड में रालोद को है। और अब यहाँ पर जिस तरह से जो उनकी बातें हैं वो अब पूरी नहीं होती दिख रही, तो जम्मू कश्मीर में अपने जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि अगर एनडीए
में कोई जगह नहीं बनती, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बनती, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में भी रालोद की चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। और जिस तरह से अगर एनडीए गठबंधन की बात करें शिवम, तो अभी ओम प्रकाश राजभर ने भी राष्ट्रीय सम्मेलन किया था अपनी पार्टी का सुभाषपा का, और महाराष्ट्र में एक तरह से अलग जगह आसिफ, चाहे आरएलडी की बात हो, चाहे एसबी एसपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की हो, पार्टियां ये लगातार कहती हैं कि अब वो क्षेत्रीय पार्टी से होकर वो राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। क्या उसकी तरफ ये पहला कदम आरएलडी का? ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर जौनपुर से है, जहां पूर्व सांसद और उनके 2 बेटों पर केस दर्ज। पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर आरोप, पूर्व पालिका अध्यक्ष के भाई से रंगदारी मांगने का आरोप है। पूर्व पालिका अध्यक्ष के भाई को जान से मारने की धमकी मिली थी। रंगदारी और धमकी देने का केस दर्ज, जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो आपको बता दें कि नगर के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल ने शुक्रवार को एमपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा को तहरीर देकर पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके 2 बेटों पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एसपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो पूर्व पालिका अध्यक्ष के भाई को जान से मारने की धमकी मिली। पूर्व सांसद और उनके 2 बेटों पर केस दर्ज हुआ है। मेरी दृढ़ आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार पार्टी की नीतियों के हिसाब से ही मैं पार्टी में काम करता हूं। अभी जो प्रकरण सामने आया है उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके माफिया गुंडा अपराधियों के उन्मूलन का संकल्प लिया है। उसी कड़ी में अपने इस जनपद में ये सांसद उमाकांत यादव जो कि जिला तो पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर आरोप लगा है। आरोप ये कि पूर्व पालिका अध्यक्ष के भाई को जान से मारने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ जौनपुर से विवेक कुमार हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर यह आरोप लगा है, क्या कुछ पूरा मामला है? विवेक, विस्तार से बताइए। मामला जो है जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके 2 बेटों पर रंगदारी व जान से मारने की धमकी का आरोप भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल ने लगाया है। ओम प्रकाश जायसवाल ने जो है पुलिस अधीक्षक से एक शिकायत पत्र देकर गुहार लगाया है। तो वही पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जो है सारण कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मैं आपको बता दें कि पूर्व सांसद जो है उमाकांत यादव आजीवन कारावास जो है जिला जेल में बंद है और उन पर आरोप लगा, उनके बेटों पर आरोप लगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा भाजपा नेता का यह आरोप कहां तक सही है। जी विवेक, तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कुछ कहा गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? और बिल्कुल शिवम, जो इंडिया वाइज से बातचीत के दौरान जो है सागन के सीओ अजीत चौहान ने बताया कि जो पूर्व चेयरमैन जो है ओम प्रकाश जायसवाल की तहरीर के आधार मामला दर्ज कर ली गई है। पूर्व सांसद उमाकांत के 2 पुत्र हैं, एक दिनेश कांत यादव दूसरा पुत्र और अभिकांत यादव के खिलाफ मामला दर्ज है, संबंधित धारा में दर्ज कर लिया, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ओम प्रकाश जायसवाल जो है भाजपा नेता है जौनपुर के, वो डरे में है। उनका आरोप है कि सांसद के बेटे द्वारा उनसे बार बार रंगदारी व धमकी देने का आरोप लगाए हैं। जी नहीं, तो किस मामले में, मतलब धमकी किस लिए दी गई है? क्या कुछ निजी कारण है या कुछ और मामला है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास विवेक? और शिवम जो है भाजपा नेता जब इंडिया वाइज से बातचीत किया, उन्होंने खुल कर कुछ बोलने को तैयार नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि 2021 में भी उनसे जो है रंगदारी मांगी गई थी और उन्होंने जो है जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया था और मामला जो है उसके बाद जो है उनको जो सुरक्षा मिला था। लेकिन एक बार फिर जो है 3 साल के बाद जो फिर जो है सांसद के बेटों पर जो रंगदारी मांगने का आरोप भाजपा नेता ने लगाया। हालांकि जो पुलिस जो है सुरक्षा की दृष्टि देते हुए भाजपा नेता को सुरक्षा जो है दे दी गई है और भाजपा नेता डरे समय उनका कहना है कि अब पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगा, आरोपियों को सजा दी जाएगी। और विवेक, ये जो पूर्व सांसद हैं उमाकांत यादव जिनका नाम बताया जा रहा है, इनके दोनों बेटों पर भी केस दर्ज किया गया है और किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है? रंगदारी और देखिए उमाकांत यादव जो है जौनपुर के मछली सर के पूर्व सांसद रह चुके हैं। पूर्वांचल में जो है उमाकांत यादव को जो है शिक्षा चलता था उस जमाने में, लेकिन इस बार जो है
उनके बेटे का सामने आया है। हालांकि उनके बेटे पर जो है रंगदारी, मारपीट, जैसे धमकी देने की, जान से मार धमकी देने के आरोप में जो है पुलिस ने मामला दर्ज की है। हालांकि जो है और जब उनके बेटे से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, हालांकि ऑफ कैमरा बात हो पाई है, फोन से बात की, उन्होंने दिनेश कांत यादव ने कहा कि राजनीति को लेकर जो है उन पर जो है इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रंगदारी को लेकर पूरा मामला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ को आज वंदे भारत की सौगात मिलेगी। तो मेरठ से लखनऊ दौड़ेगी वंदे भारत। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली ट्रेन का उद्घाटन किया है। दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने ट्रेन को रवाना किया है। तो लखनऊ से सीएम योगी वर्चुअली कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मेरठ से। तो आज मेरठ को वंदे भारत की सौगात मिलेगी। तो लखनऊ दौड़ेगी वंदे भारत, मेरठ से लखनऊ। और ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली ट्रेन का उद्घाटन किया है और दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने ट्रेन को रवाना किया है। तो लखनऊ से सीएम योगी वर्चुअली कार्यक्रम में मौजूद रहे। ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इसमें। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी शाहरुख, आज मेरठ को बड़ी सौगात मिली। शाहरुख सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी शाहरुख, तो आज मेरठ को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से। शाहरुख सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, तो शाहरुख तक आवाज नहीं जा रही, हम फिर से उनसे जुड़ेंगे। तो मेरठ को वंदे भारत की बड़ी सौगात मिली है और आपको बता दें कि दिल्ली से प्रधानमंत्री ने ट्रेन को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। आपको बता दें कि ट्रेन कुल 458 यानी लगभग 460 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है और सबसे बड़ी बात ये प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली ट्रेन का उद्घाटन किया और लखनऊ, मेरठ से लखनऊ ये ट्रेन दौड़ेगी। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली ट्रेन का उद्घाटन करते हैं और मेरठ का वंदे भारत का सौगात। तो मेरठ को वंदे भारत की सौगात मिली है। मेरठ से लखनऊ दौड़ेगी वंदे भारत। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली ट्रेन का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने ट्रेन को रवाना भी किया और इस कार्यक्रम में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े, लेकिन वर्चुअली। तो ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी। तो हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहरुख, आज मेरठ को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से। शाहरुख जी शिवम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज यहाँ वंदे भारत आज फ्री में यहाँ से ले जाया जाएगा, जहाँ से मुरादाबाद पहला स्टेशन हो रहे 60 मिनट की दिन मौजूद रहे। साथ में यहाँ शुभारंभ के टाइम पे यहाँ पर शाहरुख आपकी आवाज कट रही है। हम फिर आपसे जुड़ेंगे एक बार, लेकिन अभी आपकी आवाज कट रही है। तो दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने ट्रेन को रवाना किया और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। तो आपको बता दें कि ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 7.25 घंटे में और मेरठ को अंततोगत्वा बड़ा तोहफा मिला है, बड़ी सौगात मिली और प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को वर्चुअली उन्होंने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन आगे की तरफ बढ़ी। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री,
तो दिल्ली से वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़कर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और 7.25 घंटे में सफर तय करेगी मेरठ टू दिल्ली का ये वंदे भारत ट्रेन। तो 7.25 घंटे में 458 लगभग 460 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। तो लखनऊ से खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे धर्मेंद्र। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं धर्मेंद्र। आपको बता दें कि 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे धर्मेंद्र और राजधानी से पुराना कनेक्शन है धर्मेंद्र कुमार का। धर्मेंद्र कुमार से पहले नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव थे। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल आज यानी शनिवार को समाप्त हो गया। तो 1989 बैच के आईएएस हैं धर्मेंद्र, जिन्हें मुख्य सचिव बनाया गया। तो दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे धर्मेंद्र और 89 बैच के अधिकारी हैं धर्मेंद्र और 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे। तो धर्मेंद्र कुमार से पहले नरेश कुमार दिल्ली के सचिव थे। आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और कल से धर्मेंद्र कुमार, जो कि नए मुख्य सचिव हैं, ये कार्यभार संभालेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण किया। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे और प्रधानमंत्री ने टिकट और सिक्के का अनावरण किया। दिन पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।